नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय जो संसद थी, भारत की सरकार के बारे में। अगर देखें तो मैंने थोड़ा सा आपको जो संसद के सदनों के बारे में बताया, तो हमारे संविधान में संसदीय जो शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, तो संसद है वो किनसे मिलके बनती है, उसमें मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। इनसे मिलके भारतीय संसद है वो संसद गठित की जाती है, संसद बनाई जाती है। तो लोकसभा के बारे में दोस्तों आपको बता दिया गया था, राज्यसभा के बारे में आपको बता दिया गया था। अब जो आज है हम हमारे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक शासक माना जाता है। संवैधानिक शासक राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार भारत का शासन करता होगा। संसदीय शासन का जो मुख्य आधार स्तंभ माना जाता है, संसदीय शासन का आधार यह आपका राष्ट्रपति होता है। तो जो संवैधानिक शासक है राष्ट्रपति, एक इसके अलावा राजनीतिक शासक होता है। राजनीतिक शासक, उसमें आपका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो शामिल होती है। राजनीतिक शासक, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, क्योंकि राजनीति के द्वारा चुने गए व्यक्ति ये प्रधानमंत्री होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो चुनाव होता है। वैसे तो प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, चुना जाता है, लेकिन देखा जाए तो राजनीति में मुख्य रूप से शासन कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री कार्य करता है। अब जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक शासक, संविधान के अनुसार सारी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो ये नाम मात्र का शासक भी माना जाता है, क्योंकि ये अपना कार्य है वो खुद न करके इस प्रधानमंत्री और इसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। और वास्तविक शासक इसे प्रधानमंत्री को माना जाता है। वास्तविक शासक प्रधानमंत्री को माना जाता है और उसकी मंत्रिपरिषद है उनको मिला के शासन किया जाता है। तो हमारे संविधान के अनुसार देखिए तो संविधान में कहाँ इस राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। भाग 5 जो आपकी संसद है, उस संसद में भाग 5 में राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है वो बनाया जाएगा, जनता के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होगा। तो 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति जो संवैधानिक शासक माना जाता है। संविधान के अनुसार सारी शक्तियां इस राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। तो वास्तविक रूप से उसके कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो जो ये राष्ट्रपति है वो अपने कार्य अपने मंत्रिपरिषद या अधीनस्थों के माध्यम से, बताया गया कि राष्ट्रपति है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करता है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक शासक, संविधान के अनुसार शक्ति सारी इसी को प्रदान की गई है। इसके बाद में आएगा आपका अनुच्छेद 53। ये जो है वो राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था की गई है। तो क्या कहता है 53 कि संघ की, क्योंकि संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति, यानी पूरे भारत के लिए कार्य करता है। राज्य की कार्यपालिका होती है तो आपका राज्यपाल है वो कार्य करता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, किसमें होती है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति अपने कार्य इसी संघ की कार्यपालिका के माध्यम से किस तरीके से करता है। देखो, संघ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। देखो एक बार जो हमारी सरकार है
सरकार के जो 3 अंग हैं, इसमें एक अंग होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो संसद है वो होती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये तीनों मिलके भारत में कार्य करते हैं सरकार के 3 अंगों के रूप में। व्यवस्थापिका में हमारे जितने भी सांसद, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सारे इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245। फिर इसमें से ही आपकी कार्यपालिका बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होती है। जितने भी मंत्री होंगे वो आपकी इस कार्यपालिका में होंगे। न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं। छोटा सा कार्य अगर देखें, व्यवस्थापिका व्यवस्था करती है, कानून बनाने का कार्य करती है। इस व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसीलिए राष्ट्रपति इसका एक अंगों के माध्यम से देखा जाए तो इसका सदस्य होता है व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका के रूप में वो राष्ट्रपति मिलने से बन जाती है। फिर इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनाई जाती है, तो संसदीय शासन भी कहलाता है। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और आपका राष्ट्रपति होता है। तो ये राष्ट्रपति है कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति, यानी ये कार्य करेंगे नियमों को लागू करने का। ये व्यवस्था कर दी, नियम बना दी, उस नियमों को लागू ये कार्यपालिका करेगी। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई नियम लागू होता है। तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह आपके राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 के अनुसार। अब राष्ट्रपति अपने इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो किसके माध्यम से करेगा? इसके माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो आपकी कार्यपालिका है। तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका, वो केवल न्याय करेगा। यानी व्यवस्थापिका ने नियम बनाया, कार्यपालिका ने उस नियम को लागू किया। न्यायपालिका अगर वो नियम गलत है, सही नहीं है, जनता के हित का नहीं है, तो उसको अवैध, अमान्य घोषित कर देगी। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें आपकी कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो आपके राष्ट्रपति में। संघ की, यहाँ मैंने संघ लिखा है यानी केंद्र, यानी भारत के, पूरे भारत की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति है इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थों के माध्यम से या अधीनस्थों के द्वारा। जिसमें अधीनस्थ कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये सारे मिलके प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं वास्तविक शासक के रूप में। तो जो राष्ट्रपति होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति खुद न करके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद वो नियम लागू करेंगे। लेकिन अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो वो नियम लागू हो जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार 73 में आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो हैं, तो उसके कार्य किए जाते हैं। लेकिन 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 54 में क्या आएगा? 54 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है कि किन किन सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो यहाँ आएगा निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचनों का जो चुनाव होते हैं वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा होते हैं? तो निर्वाचक मंडल। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपको, क्योंकि राष्ट्रपति इस संसद के रूप में मिलने से ही कार्य करेगा, संसद के जो संवैधानिक शासक के रूप में कार्य करेगा। तो संसद के आपके जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा व राज्यसभा ये 2 हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा, इसी के समान एक सदन और होता है
राज्यों की विधानसभा ये चीज है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इनमें निर्वाचित, याद रखेंगे, निर्वाचित या चुने हुए सदस्य, निर्वाचित और चुने हुए सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। यानी लोकसभा के भी चुने गए सदस्य, आपकी राज्यसभा के भी चुने गए सदस्य, यानी जिन सदस्यों का चुनाव हुआ है वो सदस्य आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और राज्यों की विधानसभा, जितने भी राज्य हैं भारत के, टोटल 28 राज्य, इन राज्यों की विधानसभा के भी चुने हुए सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उसमें याद ये रखना है, निर्वाचित, केवल निर्वाचित। अब केवल निर्वाचित संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के, यहां देखो 545 245 हैं वर्तमान में। तो यहाँ 12 सदस्य इसमें से माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो चुने नहीं जाते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। कौन होते हैं? मनोनीत। और इधर वाले में 2 मनोनीत होते हैं, तो ये 2 और ये 12, टोटल 14 हो गए। यानी ये 14 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो नहीं भाग लेंगे। क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो याद ये रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य, यानी चुने हुए सदस्य, जिन सदस्यों का चुनाव होता है, जनता चुन के भेज देती है, वो सदस्य। अब यहाँ लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति, ये विधानसभा वाले सदस्य इस सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये भी चुने तो गए हैं ना, निर्वाचन तो हुआ है ना, वोट तो हुआ ना इनका। तो ये सदस्य, तो जिनको वोट डाल के चुने गए, वोट डाल के जिताया गया, वो ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये निर्वाचित को अलावा जो मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं लेंगे। मनोनीत यानी मन से नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए, तो जो राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया है तो वो उसी को वोट देंगे। इस कारण वहाँ तो वोट पक्ष विपक्ष रहा नहीं, अच्छा है या कि खराब है, उसके लिए कोई बात नहीं रही। तो इस तरीके से चुने हुए सदस्य। अब राज्यों की विधानसभाओं के अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में और कौन भाग लेता है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में 9 माने गए हैं, 2 को एक जगह कर लें तो 8 माने गए हैं। दमन दीव और दादर नगर हवेली को जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा जिस केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो 3 में ही विधानसभा है। सबसे ज्यादा सदस्य आपके जम्मू कश्मीर से, फिर हैं आपके दिल्ली से, और एक है पुदुचेरी। यहां के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित ही चुने हुए। तो याद रखना 4 हो गए यहाँ। एक तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, 43 है, 45 है तो 2 निकालेंगे तो 543 सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति चुनाव लोकसभा वाले। दूसरा है आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा के भी 12 निकालेंगे इसमें से, 45 में से, तो 33, 233 ये सदस्य। फिर राज्यों की विधानसभा, हर राज्य में विधानसभा के सदस्य कम ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और राजस्थान में भी हैं, तो 200 हैं। तो राजस्थान वाले 200 सदस्य भी इसके राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। इसमें भी चुने हुए, याद रखना है, यहाँ भी चुने हुए, यहाँ भी चुने हुए, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य। और इन 3 के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ही केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर के तो पहली बार अभी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तब भाग लेंगे, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो राज्य के विधानसभा के सदस्य के रूप में भाग लेते थे। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार
किस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? तो अभी चुनाव होने वाले जुलाई को, आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी होता है। तो ये याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में 4 होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ही केंद्र शासित, दिल्ली, ऊपर से हम चले तो जम्मू कश्मीर आता है, फिर नीचे चलेंगे दिल्ली और उसके नीचे की तरफ चले जाएंगे पांडिचेरी, जो पुदुचेरी है, उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। इसके बाद में निर्वाचक मंडल के बाद में याद ये रख लेना भाई, निर्वाचित सदस्य ये हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेंगे। याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं केवल निर्वाचित, तो याद रखना केवल निर्वाचित, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 के हैं, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के भाग नहीं लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में आपको याद यही रखना है, आपकी संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, हर राज्य की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, याद ये भी रखना है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 55, इसमें आएगा निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति या तरीका, कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, यानी जनता खुद वोट दे के आएगी क्या? तो मैंने इससे पहले वाले में बताया आपको, लोकसभा, राज्यसभा प्लस में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चुने गए सदस्य। तो यहाँ ये निर्वाचित सदस्य हैं, तो ये चुन लिए गए, अब यही तो वोट दे रहे हैं ना राष्ट्रपति को, जनता तो वोट नहीं डाल रही, तो जनता वोट नहीं डाल रही तो प्रत्यक्ष जनता का चुनाव नहीं हुआ, तो इसका चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, पहला तो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, या जनता खुद वोट डालती है तो जनता वोट डालेगी, वो प्रत्यक्ष हो गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव की जो रीति है, प्रणाली है, वो कौन सी है? आनुपातिक, आनुपातिक है प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय। आपकी जो राज्यसभा के चुनाव भी बताए थे, सेम ये पद्धति राज्यसभा के चुनाव में भी थी, लेकिन यहाँ संक्रमणीय, इसके अलावा मैंने एक नाम लिखा था राज्यसभा के लिए, खुला नाम लिखा था कि खुले, लेकिन यहाँ खुले नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति को दिखा दिया तो फिर वहाँ वोट कैसे हुई? यहाँ क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए यहाँ सारे सदस्य भाग ले रहे, चाहे किसी भी दल के, वो राष्ट्रपति का चुनाव करना है, तो इसके लिए खुले की जगह आएगा गुप्त मतदान या बंद मतदान। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इसके लिए गुप्त मतदान या बंद चुनाव के द्वारा निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, निश्चित कोटा प्राप्त जो व्यक्ति करेगा वो ही व्यक्ति निर्वाचित होगा। इसके लिए निश्चित कोटे का मतलब आधे से ज्यादा, आधे से एक ज्यादा हो जाएगा तो भी वो निर्वाचित माना जाएगा। जैसे जितने भी वोट डाले जाते हैं उसके 50 + 1, यानी आधा से ज्यादा वोट जब तक न मिलें तब तक राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति के चुनाव, निर्वाचक मंडल में ये सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें याद रखना है आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस निर्वाचित सदस्यों में जनता के द्वारा चुने गए होते हैं और ये ही सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा उसके चुनाव की घोषणा है वो की जाती है। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है तो कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए 58 में योग्यता, यानी कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य माना जा सकता है।
चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हर प्रकार के या हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कि क्या योग्यता प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता है वह है भारत का नागरिक, यानी भारतीय होना चाहिए। अगर वो भारतीय है तो वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरी योग्यता आयु। आयु मैंने हर में बताई है, आयु का कॉन्सेप्ट आपको कल भी बता दिया गया था। वर्ष क्या है उसमें, कि कितनी वर्ष कितनी योग्यता आयु हो जानी चाहिए तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मैंने लिखा था 21 वर्ष, 25, 30, 35। तो ये जो 35 वाली आयु है ये याद रखो आप। तो अकेले व्यक्ति का जिसका चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री के लिए ये नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का या राज्यसभा का हो सकता है। लोकसभा का है तो 25 और राज्यसभा का है तो 30 वर्ष। प्रधानमंत्री में बता दिया जाएगा अलग से योग्यता में। तो 35 वर्ष की जो आयु होती है वो 3 के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति भेजता है। तो राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, और तीसरा संवैधानिक शासक राज्य में रहता है राज्यपाल, तो उसके लिए भी 35 वर्ष। तो इसके लिए आयु हो जाएगी 35 वर्ष। जिसकी आयु पूर्ण है वह चुनाव लड़ सकता है। अब इसके अलावा वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रधानमंत्री और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकारी नौकर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा पागल, दिवालिया जो बताया गया था वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा देखो एक योग्यता और होती है, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो इस निर्वाचक मंडल में ये जो सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, तो जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए 50 तो प्रस्तावक कि 50 व्यक्ति ये कहते हैं कि हम इस राष्ट्रपति के समर्थन में हैं, इसको वोट देने के लिए तैयार हैं। तो कितने व्यक्ति, प्रस्तावक कितने होने जरूरी हैं? 50 व्यक्ति को द्वारा प्रस्ताव यानी प्रस्ताव किया गया कि हम इसके साथ हैं, चुनाव लड़ सकता है। और अनुमोदक कितने व्यक्ति के द्वारा अनुमोदित, यानी 50 के बाद में 50 ये और कहना चाहिए कि हाँ हम इसके समर्थन में हैं, तो वो हो जाएंगे 50 व्यक्ति। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये व्यक्ति शामिल हो गए। निर्वाचक मंडल 55 निर्वाचन रीति तरीका, अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, बंद या गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होता है। जब अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, एबीसीडी में आ जाए प्रत्यक्ष नहीं करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। दूसरा आ जाए अप्रत्यक्ष तो हो सकता है। अगर इसके अलावा ये भी दे दे, एक ऑप्शन में ये दे दे और एक में ये दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे, जैसे इसमें एक तो दे दिया ए में तो दिया प्रत्यक्ष, फिर दे दिया ब में अप्रत्यक्ष, से ये दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया द में लिख दिया व से, तो ब भी होगा अप्रत्यक्ष। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव की प्रणाली है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये दोनों मिला के ये सही होंगे। फिर कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। योग्यता के लिए आपको बस केवल आयु याद रखनी है। मुख्य रूप से आयु वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या आयु होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कि कितने वर्ष प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये जो 35 वर्ष है ये कम से कम है, 35 वर्ष से कम वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। 35 से ज़्यादा वाला जो व्यक्ति है, चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, 99, 100, चाहे कितनी ज़्यादा हो, अधिकतम उम्र के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अधिकतम तो कितने का भी हो सकता है, जब तक जिए तब तक चुनाव लड़ सकता है। और भारतीय राजनीति में तो है ही, भारत वाले तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं, जब तक मरते हैं तब तक। आपके कई राष्ट्रपति ऐसे हैं चुनाव लड़ने के बाद में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद पे मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, आपके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपतियों की बात करें तो आपके जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली, ये जो राष्ट्रपति बने थे ये पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु
हो गई थी। तो इसके बाद में जो अनुच्छेद आता है आपका, राष्ट्रपति की योग्यता के बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, सुन लिया जाता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। तो इसके बाद में वो शपथ भी तो लेगा ना। शपथ किनके समक्ष लेगा राष्ट्रपति? शपथ है वो 2 प्रकार की लेता है। अब याद ये रखना, शपथ में स है तो ये अनुच्छेद 60 में आप स से मिला के याद रख लो। शपथ है सौगंध, जिसको कहा था कि मेरी सौगंध, या हम कहते हैं ना कि तेरी सौगंध में गलत कौन करूँ कदे भी। तो राष्ट्रपति देश को शासन चलाओगे हो, तो अगर सही तरीका से शासन चलाओ तो शपथ लेगो। सौगंध हमारी गीता जो ग्रंथ है उसके ऊपर रख के ये शपथ लेता है, हाथ रख के कि इसकी सौगंध है कि मैं देश का जो शासन है या देश के लिए जो कार्य करूंगा वो सही करूंगा, गलत कभी भी नहीं करूंगा। तो ये शपथ है राष्ट्रपति 2 प्रकार की लेता है। एक तो लेता है पद की, कि इस पद की गरिमा के अनुसार ही मैं कार्य करूंगा, और दूसरी गोपनीयता की। 2 प्रकार की ये शपथ लेता है। क्वेश्चन यही पूछ था, राष्ट्रपति शपथ किस पद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार लेता है? तो पद राष्ट्रपति का है, अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन? 2 प्रकार की शपथ, एक तो पद की, इस पद के अनुसार गोपनीय का मतलब मैं हर प्रकार के निर्णय को गोपनीय रखूंगा, समय से पहले नहीं बताया जाएगा। जैसे बजट होता है तो बजट को अगर पहले बता दिया तो फिर क्या बात है, कोई मतलब नहीं होता है। भारत की रक्षा सेनाओं का अधिकारी होता है तो रक्षा की बात बता सकता है, कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए ये गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ है वो लेता है। तो इसको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, जिसको सौगंध कहते हो, वो हमारे देश की न्याय करने वाले, कि भाई हाँ न्याय करने वाले को पता है कि हाँ यार ये व्यक्ति सही है, तो उसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। तो हमारा मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होगा इसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। किसके द्वारा? देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। जिस समय राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति जीत जाता है, तो जब पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ लेता है 60 के अनुसार, तो वो शपथ न्यायाधीश ही दिलाएगा उसको। और अगर कभी न्यायाधीश नहीं होता है तो न्यायाधीश द्वारा जो व्यक्ति भेजा जाता है, कि न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत बताए गए व्यक्ति के द्वारा, न्यायाधीश ये कहता है कि या ये व्यक्ति शपथ दिलवा देगा, या जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को, कि ये मुख्य न्यायाधीश कह देता है कि मैं नहीं हूँ, मैं गया हुआ हूँ, तो मेरे बाद में ये व्यक्ति या उसको, ये जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश बच गया तो ये न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा। और शपथ है वो पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति पद गोपनीयता की शपथ लेगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, शपथ लेने के बाद में, पद ग्रहण करने के बाद में ये त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति तो आता है, तो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देती उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा। क्यों बताएगा? इसलिए बताएगा कि जो देश का शासन संचालित किया जाता है, नए नियम बनाए जाते हैं, वो लोकसभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेंगे तो नियम नहीं बन सकते। तो इसलिए त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा ग्रहण करता है, किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या इसके द्वारा बताए गए व्यक्ति के द्वारा। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया गया तो उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा कि देश के राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ ग्रहण कर लेगा कि मैं पद के गोपनीयता के अनुसार कार्य करूंगा। इसके बाद में जो अनुच्छेद आता है वो 60 के बाद में 61। अब राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में जो शपथ ग्रहण कर ली, राष्ट्रपति बन गया, तो उसका जो कार्यकाल होता है मुख्य रूप से कार्यकाल,
वो होता है 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष के अलावा भी और कुछ लिखा हुआ मिलता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, यानी जिस दिन 25 जुलाई को पद ग्रहण कर लिया, सपोज करो पहले कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति, तो अगले वाला राष्ट्रपति भी जब तक पद ग्रहण नहीं करता है तब तक दूसरे राष्ट्रपति के लिए पद नहीं छोड़ता है। कि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, जिस तारीख को पद ग्रहण करेगा उससे लेके, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव 20 तारीख को हो गए तो उसी तरीके से जीत गए 20 तारीख को तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 20 तारीख से गिनना शुरू कर देंगे, नहीं, जिस दिन शपथ ले लिया तो उसी दिन से वह हस्ताक्षर करेगा। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। लेकिन अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को समय से पहले भी हटाया जा सकता है। समय से पहले अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग के द्वारा, देखो जितने भी हमारे जो मुख्य अधिकारी हुआ करते हैं उन अधिकारियों को सभी को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, आपका जो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, आपके जो न्यायाधीश हो गए, समय से पहले अगर उसको हटाना होता है तो, लेकिन समय तक बने रहेंगे तो कार्यकाल है। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति है, देश का संवैधानिक शासक है, उसको अगर समय से पहले हटाना है कि भाई ये राष्ट्रपति तो सही कार्य नहीं कर रहा, तो उस समय क्या प्रक्रिया होगी, वो होगी महाभियोग होगी। लेकिन महाभियोग का आधार क्या होगा, कि क्यों, कैसे कह सकते हैं कि ये महाभियोग लगाएं, किस तरीके से लगाएंगे, तो महाभियोग के आधार की काई बात है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चालू करा, तो इसके लिए जो आधार बताए गए वो बताए गए संवैधानिक या संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया उल्लंघन करने पर किसी भी सदन में, चाहे आपका लोकसभा के कोई से भी सदन हो, जैसे 2 सदनों पर लिखे हुए हैं, राज्यसभा और लोकसभा, किसी में भी ये महाभियोग की प्रक्रिया रखी जा सकती है। और जब ये महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं जिस सदन में, तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने के बाद में शुरू करेंगे, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने कह दिया जाएगा कि तेरे विरुद्ध महाभियोग की शुरुआत की जा रही है, तू सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग 61 के अनुसार लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में पहले सूचना दी जाएगी, इसके बाद किसी भी सदन में शुरुआत 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद 14 दिन पूर्व सूचना देकर महाभियोग लगाया जाएगा। जैसे अगर यहाँ आप लोकसभा में महाभियोग लगा दिया, शुरुआत लोकसभा में कर दी, तो लोकसभा के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो 14 दिन पहले सूचना देंगे कि तेरे विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है, और फिर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके उसको पारित करेंगे। एक सदन में पारित करने पर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन है उसके आरोपों की जांच करेगा। पहला सदन है वो उसके बाद में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देगा। तो एक सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में वो भेजा जाएगा। अब दूसरा सदन है वो जांच कर सकता है। अब दूसरा सदन है, आप अगर पहले लोकसभा में रखे तो राज्यसभा में तो जाएगा, और अगर आप राज्यसभा में रखते हो तो यही प्रक्रिया 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, 1/4 सदस्यों से रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर मतदान होगा, 2/3 बहुमत से पारित
कर दिया जाएगा राज्यसभा से तो लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा में उसकी जांच की जाएगी। दूसरे सदन में भेजने पर राष्ट्रपति अपना बचाव या तो खुद कर सकता है कि भाई मैंने क्या गलती की है जो मेरे विरुद्ध, मेरे को बताओ पहले, तो महाभियोग आप 61 के अनुसार लाया जा रहा है या आप महाभियोग लेके आए हो, तो वो राष्ट्रपति अपने बचाव या खुद रखेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को भेजकर उसके आरोपों की जांच पड़ताल की जाएगी और वो आरोप सही सिद्ध हो जाते हैं दूसरे सदन में, तो उसी समय राष्ट्रपति को पद से त्याग पत्र देना होगा। और जब आरोप ये लगाया गया होता है उस समय राष्ट्रपति कार्य कर सकता है, लेकिन संवैधानिक शासक के रूप में नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो दूसरे सदन में उसकी जांच होने के बाद में वो सदन से हट जाएगा। अभी तक कितने सदस्यों के पूर्व महाभियोग लगाया गया? भारत के एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया, एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया गया है, यानी अभी तक कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो ये हो गया 61 के अनुसार महाभियोग कार्यकाल 5 वर्ष पद ग्रहण करने के बाद, लेकिन समय से पहले अगर हटाना है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। इसके बाद में एक अनुच्छेद और बचता है, वो आता है आपका अनुच्छेद 72। ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। तो वो क्या कहता है राष्ट्रपति से संबंधित ये अनुच्छेद? ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 72 क्या कहता है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है, कार्य दिए गए हैं, तो वो समाधान की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार जो देश का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है, 3 जो सेनाएं हैं हमारी, उन तीनों सेनाओं का कमांडर कहलाता है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार आपके राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है, एक कार्य दिया गया है। क्या कार्य दिया गया है? वो है समाधान की शक्ति। कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो या किसी भी व्यक्ति को सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, सजा का काम कौन करता है? न्यायालय करता है। तो न्यायालय के द्वारा जो सजा दी गई है तो उसको सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है। ये 3 प्रकार से राष्ट्रपति को समाधान, यानी जैसे फांसी की सजा अगर न्यायालय ने दे दी है तो फांसी की सजा को राष्ट्रपति चाहे तो समाप्त भी कर सकता है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये फांसी की सजा अगर दी गई न्यायालय ने तो जांच पड़ताल करके ही तो दी है ना। तो राष्ट्रपति के पास ये समाधान की जो शक्ति है वो किस रूप में? दया याचिका, दया याचिका के माध्यम से। किसी व्यक्ति को न्यायालय ने फांसी दी तो वो दया याचिका अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास लगाएगा। बिना दया याचिका के राष्ट्रपति के कुछ भी निर्णय नहीं लेगा। देखो हमारे यहाँ न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी गई तो जो देश का उच्चतम न्यायालय है वो भारत का न्याय करने का अंतिम न्यायालय है। अब उसके बाद हम कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन एक और बचता है, क्योंकि अंतिम भारत का अधिकारी संविधान के अनुसार सबसे बड़ा जो व्यक्ति वो आपका राष्ट्रपति है सारे कार्यों में देखा जाए। तो न्यायालय के बाद में भी हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो वो दया याचिका के माध्यम से जाएंगे। तो राष्ट्रपति सभी प्रकार की सजा को पूर्ण रूप से भी माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से। राष्ट्रपति की अगर इच्छा हो तो वो पूर्ण रूप से भी उस सजा को माफ कर सकता है कि इस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन वो दया याचिका के माध्यम से सजा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है कि इस व्यक्ति को इतनी सजा नहीं, कम सजा दो। वो कम कब कर सकता है? राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हाँ यार इस व्यक्ति ने तो कार्य सही किया है, गलत नहीं किया है, शायद जेल के बाद में सजा होने के बाद में इसके में कुछ सुधार है तो इसको कम कर सकते हो। इसकी सजा को आप कम करोगे तो वो न्यायालय को भेजेगा वो इसको सजा कम करनी चाहिए। तो दया याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। अब यहाँ राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी दी गई है तो उसको क्षमा दे सकता है। जैसे आपने कभी आतंकवादियों के नाम सुना है, जो भी आतंकवादी भारत में हमला कर देते हैं, जैसे कसाबा का नाम सुना था आपने, तो कसाबा को हमारे न्यायालय ने
या यहाँ जो सैनिक न्यायालय होते हैं, जितने भी सैनिक न्यायालय होते हैं, सैनिक न्यायालयों के द्वारा भी सजा दी जाती है, तो उस सजा को भी राष्ट्रपति है वो कम कर सकता है। तो आतंकवादियों के द्वारा भारत में हमला कर दिया गया, तो वो भी दया याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाके अपनी सजा को कम करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसको दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगानी होगी। और एक बार राष्ट्रपति ने अगर दया याचिका को खारिज कर दिया तो फिर से दोबारा दया याचिका राष्ट्रपति के पास नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरीके से दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति की जो सामान्य जानकारी, जो भारत का संवैधानिक शासक होता है, किस तरीके से वो कार्य करता है, वे सारे कार्य आपको बता दिए गए हैं। इसमें अंतिम जो समाधान है वो आपके संवैधानिक शासक के रूप में राष्ट्रपति को दिया गया है। एक संवैधानिक के शासक जो राज्य में होता है उसको भी समाधान की शक्ति है, लेकिन वो मृत्युदंड, फांसी की जगह मृत्युदंड भी हो सकता है। इस मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। यानी समाधान के तहत राष्ट्रपति चाहे कह दे कि भाई ने फिर छोड़ दो, कि भाई कोई सजा को दे जाए भगा दो, तो भी क्षमा कर सकते हैं, यानी माफ करना। तो ये अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों याद ये रखना है, संवैधानिक शासक राष्ट्रपति, जो देश की संविधान के अनुसार सारी शक्तियां, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक शासक, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। देखो आपने सुना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री आज उस देश के दौरे पर गया है, उस देश के दौरे पर गया है, ये नियम बना रहा है, ये समझौता कर रहा है उस देश से। राष्ट्रपति क्यों नहीं करता? क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे देता है कि भाई ये कार्य तू करेगा, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर प्रधानमंत्री। अगर कोई देश समझौता करे हो कि या परमाणु बम खरीदा जाएगा, दिया जाएगा, अपने पैसा को वो समझौता कर रहे हो जाए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूरी डिटेल लिखे और राष्ट्रपति ने भेज दे। वो संसद में बात हो ली भी पर कि अतः खर्चा हो रहा है, कौन हो रहा, और अंतिम रूप से पारित हो पास राष्ट्रपति कन चले जाएगो और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता ही समझौता मान लिया जाएगो। तो इस तरीका से वो नाममात्र को शासक होगा के कारण, क्योंकि यहाँ संसद है तो संसद में दो शासक होते हैं, एक संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं, तो संविधान के अनुसार, वो दूसरा राजनीतिक जनता का शासन भी तो है ना, संविधान और जनता। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को दे दी गई शक्ति और जनता के अनुसार प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में जनता के द्वारा चुना जाता है, जो राष्ट्रपति के कार्यों का प्रयोग करता है। यहाँ दिया ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 निहित होगी। अब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है, अकेला कुछ भी नहीं करता। राष्ट्रपति का कार्य हस्ताक्षर करना होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार संवैधानिक शासक अखंड भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। क्वेश्चन आता है कभी कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है? आपका ये राष्ट्रपति है। जब जनगणना की जाती है भारत की, तो उस समय गिनती यहीं से होती है। तो प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति वर्तमान में देखें तो वे जो आपके रामनाथ कोविंद, अभी चुनाव होने वाले हैं 25 जुलाई तक, 25 जुलाई को तो शपथ ही ले लेगा। आपके जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद से लगभग 25 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी गई और उसी समय से राष्ट्रपति लगभग 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। उससे पहले चुनाव करवाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति अगर पद छोड़ देता है किसी भी कारण से, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव 6 माह के अंदर कराने जरूरी हैं। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। राष्ट्रपति इस्तीफा दे दियो, खत्म हो गए, किसी भी कारण से पद छोड़ दिया, महावीर के द्वारा हटा दिया गया, तो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी देश के शासक को पद को खाली नहीं रखा जा सकता।
क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के चुनाव इस्तीफे के बाद या राष्ट्रपति के हटने के बाद कितने महीने में चुनाव करवाना जरूरी होता है। तो उसमें याद रखोगे 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन करवाना जरूरी होता है। अब इसके बाद में आएंगे राष्ट्रपति के जो कार्य हैं या कार्यपालिका की शक्ति है, कार्य हैं, वो राष्ट्रपति में निहित है। तो राष्ट्रपति क्या क्या कार्य, कौन कौन से कार्य करता है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से तो किए जाते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है, यहाँ से पारित हो के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो नियम बन गया, कानून लागू हो गया या कोई भी कार्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति कौन से कार्य हैं वो करता है, तो उसमें राष्ट्रपति के कार्यों को 2 भागों में, एक साधारण कार्य या शांतिकालीन, और एक संकट, जब देश के ऊपर संकट आ जाता है, लड़ाई होती है, उस समय उसको संकटकालीन कार्य। तो कल इसके साधारण कार्य हैं उनको आपको बता दिया जाएगा, कौन कौन से कार्य राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उस कार्य में जो शक्ति होती है उसके तहत विधेयक को रोक भी सकता है, वापस भी लौटा सकता है। जो पार्टी वीटो की शक्ति होती है उसके तहत 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है वो कल बता दी जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।